हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। मैं यूजीसी नेट के सिलेबस पे आप लोगों से डिस्कशन करूंगी, क्योंकि किसी भी परीक्षा को देने से पूर्व हमें उस परीक्षा के सिलेबस को काफ़ी अच्छे से जान लेना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में कई बार सिलेबस से ही एक दो प्रश्न हमें डायरेक्ट देखने को मिल जाता है। और मैं आपको आगे बताऊंगी भी कि यूजीसी नेट की परीक्षा में किस प्रकार के सिलेबस से डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। साथ ही जो बच्चे 2023 के जून वाले नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको ये भी बताऊंगी कि आप इस एग्ज़ाम को किस प्रकार पास कर सकते हैं और उसमें आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी, किस प्रकार आपको पढ़ना है। इन सब बातों पर मैं आप लोगों से डिस्कशन करूँगी। यूजीसी नेट के जो हिंदी साहित्य का सिलेबस है उसमें कुल 10 यूनिट है और सारे यूनिट से हमें परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलते हैं। साथ ही जो बच्चे इस परीक्षा को पहली बार दे रहे हैं उन लोगों को मैं ये बता दूं कि इस परीक्षा में किसी प्रकार का नेगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं। पूरे 10 यूनिट में आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, किस यूनिट पे ज़्यादा फोकस करना है, किस प्रकार पढ़ना है, किस प्रकार आपको अपने नोट्स बनाने हैं, इन सारी बातों पे मैं आप लोगों से डिस्कशन करूँगी। साथ ही मैं आप लोगों को सिलेबस दिखाऊंगी और सिलेबस में किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है मैं उसी को सिर्फ डिस्कशन करूँगी। बाकी आप लोगों को सिलेबस के सारे यूनिट को अच्छे से पढ़ना है, सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। पर मैंने जिस प्रकार अपने जेआरएफ के लिए, अपने नेट के लिए प्रिपरेशन की थी और मैंने किस यूनिट पर ज़्यादा फोकस करके अच्छा स्कोर किया था, उस प्रकार मैं आप लोगों को अपनी रणनीति के अनुसार चीज़ें बताऊंगी कि आप भी उस चीज़ पे फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं यूजीसी नेट के सिलेबस को। जो पहली इकाई है हिंदी भाषा और विकास, जिसे हम भाषा विज्ञान भी कह सकते हैं। इस इकाई में सबसे पहले आप लोगों को क्या पढ़ना है, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आप लोगों को देखनी है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृतिक, सौरसेनी, अर्धमगधी, मगधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताओं पे आपको मेन फोकस करना है। ठीक है। अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध देखना है आप लोगों को। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण आपको एक बार पढ़ना है। हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां पे आपको अच्छे से पढ़ना है कि पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती है, पूर्वी हिंदी में कौन सी बोलियां आती है, राजस्थानी जो क्षेत्र है उस पर कौन कौन सी बोलियां आती हैं, किन किन क्षेत्रों में, इस पर आपको ध्यान है, क्योंकि इससे फैक्चुअल प्रश्न आपके फर्स्ट यूनिट से बनते हैं और इससे कम से कम परीक्षा में 10 प्रश्न इस यूनिट से हमें देखने को मिलते हैं, जो कि एकदम डायरेक्ट प्रश्न होते हैं। अगर इस यूनिट को आप काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इस यूनिट से सारे प्रश्न काफ़ी आसानी से हल कर लेंगे। आगे हम लोग को देखना है खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की विशेषता देखनी है। ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे बाकी जो ये है हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी, हिंदुस्तानी, ये सब आप एक बार रफली पढ़ लीजिएगा। ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय से परीक्षा में एक दो प्रश्न बनते हैं, बाकी जो समास है इनसे परीक्षा में ना के बराबर ही प्रश्न आए हैं अभी तक। ठीक है। लिंग और वचन से प्रश्न एक दो बार पूछे गए हैं तो आप इस पर भी फोकस कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी इसके बाद आपको किस पे फोकस करना है, इस पे फोकस करना है। हिंदी भाषा, प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषाएं, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क, इससे परीक्षा में प्रश्न बने हैं। ठीक है। प्रथम यूनिट में आपको इतना पढ़ना है, इससे आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को आराम से मिल जाएंगे और इन्हीं टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न परीक्षा में पूछे भी गए हैं अभी तक। आप अपने पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को उठा के आराम से देख सकते हैं एक बार कि किन किन यूनिट से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि किस प्रकार मैंने अपनी परीक्षाओं के लिए पढ़ाई की थी और काफ़ी अच्छे नंबर स्कोर किए थे। आगे हम लोग देखेंगे इकाई 2, जो कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। इस यूनिट से हमें कम से कम 15 से 20 प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो इस यूनिट पे काफ़ी अच्छे से फोकस करना है और इसी यूनिट से पीजीटी में भी काफ़ी प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। इस यूनिट पे आपको फोकस करना है हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन पद्धति पे, हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण, इससे डायरेक्ट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियों पे, रासो साहित्य पे, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य पे फोकस करना है आप लोगों को, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और अमीर खुसरो की हिंदी कवित्व पे, विद्यापति और उनकी पदावलियों पे फोकस करना है आप लोगों को। बाकी आता है फिर भक्तिकाल का उदय किस प्रकार हुआ और विद्वानों के क्या क्या मत रहे। विद्वानों के मत से संबंधित आलोचकों के जो काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है उससे संबंधित मैंने कम से कम 3 से 4 वीडियोस बनाए अपने चैनल पे, आप जाके उसे देख सकते हैं। और उन्हीं जो मैंने मत से संबंधित वीडियोस बनाए हैं उनसे परीक्षा में कई प्रश्न देखने को मिले हैं, डायरेक्ट वो मत पूछे गए हैं परीक्षा में। ठीक है। तो आप लोग एक बार जाकर उन वीडियोस को भी देख ले, मैं आई बटन में उन वीडियोस को डाल दूँगी। ठीक है।
बाकी आप लोग को देखना है कि भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप, ठीक है, इस पे फोकस कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अलवर्सन पे फोकस कीजिएगा। उसके बाद पढ़ लीजिएगा आप निर्गुण सगुण कवि और उनके काव्य। सगुण के कवि होते हैं वो ईश्वर के गुणों को आधार पर विभाजित करते हैं, और जो निर्गुण भक्त कवि होते हैं वो ईश्वर के गुणों के आधार पर अपने आप को विभक्त नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें निर्गुण भक्त कवि कहते हैं। ठीक है, तो आपको इन दोनों पे फोकस करना है, निर्गुण सगुण भक्त कवियों पे और उनके रचनाओं को याद कर लीजिएगा। आपको ये फोकस करना है कि निर्गुण कवि किसे कहते हैं, सगुण कवि किसे कहते हैं, और उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। बाकी आता है रीतिकाल। रीतिकाल में सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को तैयार करना है, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों को तैयार करना है। रीतिकाल के प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित मैं एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हूँ, क्योंकि इस रीतिकाल के प्रवृत्तियों से प्रश्न हमें जरूर देखने को परीक्षा में मिला है अभी तक। यूजीसी नेट की आपको 4 से 5 विकल्प दे देंगे, उसमें से पूछेंगे कि रीतिकाल की कौन सी प्रवृत्ति नहीं है। तो जितनी प्रवृत्तियां आपको दिखती हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, कहीं भी आपको लग रहा है कि रीतिकाल की प्रवृत्तियां हैं, और उनको एक जगह आप सीक्वेंस से पूरा नोट्स बना लें अपना। ठीक है, रीतिबद्ध पढ़ना है आपको, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। इसमें रीतिबद्ध में कौन कौन से कवि आते हैं, रीतिसिद्ध में कौन से कवि आते हैं, और रीतिमुक्त में कौन से कवि आते हैं, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। और उनकी कौन सी रचनाएं हैं, इनका जन्म कब हुआ था, क्योंकि परीक्षा में जन्म से संबंधित प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, और रीति कवियों का आचारत्व पे भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा रफली, पर ज़्यादा आपको फोकस करना है रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पे और कवियों की रचनाओं पर। ठीक है, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनके काव्य, यही प्रश्न इसमें बन जाएगा। रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनके काव्य, जो कि इसमें आपको तैयार करना है। आता है उसके बाद आता है आधुनिक काल, हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, क्योंकि इससे परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न मिलता है देखने को। हिंदी गद्य का उद्भव कब हुआ, विकास कब हुआ, ये देखना है आपको। भारतेंदु युग, हिंदी गद्य पे फोकस करना है, क्रांति पे फोकस करना है, उनकी संस्कृति। पुनर्जागरण, भारतेंदु युग, भारतेंदु और उनके युग को पढ़ना है आपको। उस युग में जो भी पत्रिकाएं आरंभ की गई थी 19वीं शताब्दी में हिंदी साहित्य की पत्रकारिता, उस पर फोकस करना है आपको। उसके बाद द्विवेदी युग, द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग पढ़ना है। उस युग में कौन कौन से कवि आए हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, वो किस प्रकार के विषय को अपना आधार बनाकर अपनी रचनाएं करते थे, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। हिंदी नवजागरण और सरस्वती पत्रिका, हिंदी नवजागरण और सरस्वती पत्रिका जिसके लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इससे भी काफ़ी प्रश्न देखने को हमें मिलता है, तो इस पर भी आप फोकस कीजिएगा। आगे देखिएगा राष्ट्र काव्य धारा के प्रमुख कवि। राष्ट्र काव्य धारा में जो जो प्रमुख कवि आते हैं, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, इन सारे कवियों पे भी फोकस करना है कि राष्ट्रीय काव्य धारा के कौन कौन से कवि हैं, क्योंकि यूजीसी नेट 2021 की परीक्षा में प्रश्न पूछा था, 4 से 5 कवियों का नाम दे दिया था और पूछा था कि इसमें से कौन से राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि नहीं हैं। तो राष्ट्रीय काव्य धारा के जितने कवि हैं आप एक जगह उनका सीक्वेंस बना लें, उसे काफ़ी अच्छे से याद कर लें। इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनको आप थोड़े से फोकस के साथ अगर परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और अपना अच्छा सा नोट्स तैयार कर रहे हैं, तो आप कोई परीक्षा आराम से पास कर सकते हैं। स्वच्छंदवाद और उनके प्रमुख कवि, इससे भी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलता है। आगे आता है छायावाद। छायावाद काव्य की विशेषताएं हमें देखनी है, इससे प्रश्न परीक्षा में ज़रूर पूछता है। छायावाद के प्रमुख कवि, छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं उन पे फोकस करना है, जो कि प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा हैं, जिनको हम चतुर स्तंभ भी कहते हैं। प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवाद काव्य और उनके प्रमुख कवि पे फोकस करना है। प्रयोगवाद और नई कविता पे फोकस करना है आपको। ठीक है, नई कविता के कवि नई कविता में कौन कौन से कवि आते हैं उनको अच्छे से तैयार करना है, उनकी रचनाओं को तैयार करना है, वो किस प्रकार के विषय पर लिखा करते थे, अपना लेखन कार्य करते थे, वो आपको देखना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, उस पर बाकी आपको किसी प्रकार की समस्या आती है कि इस टॉपिक पे आपको प्रश्न नहीं मिला, इस टॉपिक पे आपको मटेरियल नहीं मिला, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों को उस टॉपिक से संबंधित मटेरियल बना के वीडियोस अपलोड करूँगी। आगे हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य की गद्य विधा, जिसमें कि हिंदी का उपन्यास आता है। भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग। ठीक है, प्रेमचंद और उनका युग, उस समय किस प्रकार के विषय पर उपन्यास लिखे जाते थे। प्रेमचंद के परिवर्तित उपन्यासकार वर्ष 2000 तक के पढ़ना है आप लोगों को। हिंदी कहानियाँ, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास किस प्रकार, 20वीं सदी में हिंदी कहानियाँ और उनके प्रमुख आंदोलन और प्रमुख कहानीकार को पढ़ना है। नाटक, हिंदी नाटक और रंगमंच किस प्रकार प्रारंभ हुआ। भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वतंत्रोत्तर युग, साठोत्तर युग और नए नाटक पे फोकस करना है आपको। प्रमुख नाटक कृतियाँ तैयार करनी है, जैसे कि कौन से लेखक ने कौन सा नाटक लिखा है, किस सन में लिखा है, किस पृष्ठभूमि पे लिखा है, इन सब तथ्यों को आपको अच्छे से तैयार करना है। हिंदी की एकांकी कौन सी है,
तो इस प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं कि हिंदी की पहली एकांकी कौन है, तो वो जयशंकर प्रसाद की एक घूंट है। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको तैयार करना है। नुक्कड़ नाटक से प्रश्न परीक्षा में बार पूछा जा चुका है, तो इससे संबंधित प्रश्न आप देख लीजिएगा। हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार कि कौन कौन से निबंधकार हैं और किस प्रकार को निबंध लिखते हैं। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी वो ललित निबंधकार हैं, तो इस प्रकार आपको ये देखना है कि कौन से निबंधकार किस प्रकार के निबंधकार हैं, ठीक है, और उनके कौन कौन से निबंध लिखे गए, किस सन में लिखे गए, इन सब इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में हमें देखने को मिलता है। हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास किस प्रकार हुआ, समकालीन हिंदी आलोचना एवं उनके विविध प्रकार और प्रमुख आलोचक, ठीक है, तो इसमें आपको इस पे फोकस करना है, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास और समकालीन आलोचना एवं उनके विविध प्रकार, ठीक है, और प्रमुख आलोचकों की कौन कौन सी रचना है, किस सन में लिखी गई है, उसको तैयार करना है आपको। आगे देखेंगे हिंदी की अन्य गद्य विधा में रेखा चित्र पढ़ लीजिएगा, आप संस्मरण पढ़ लीजिएगा, आत्मकथा पे ज़्यादा फोकस करना है आपको, और रिपोर्टाज। इन 4 टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। बाकी यात्रा साहित्य भी आपको देखना ही है, जीवनी भी आपको देखना है, पर जो आपको ज़्यादा फोकस करना है वो करना है रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा और रिपोर्टाज पे। हिंदी प्रवासी साहित्य से भी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलता है, तो आप इसको एक बार रफली तैयार कर लीजिएगा। मैं आपको अपने नोट्स से रिलेटेड एक वीडियो बना कर अपलोड करूँगी, जिसमें मैंने प्रवासी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूरे तैयार करके रखी हूँ, और उन्हीं प्रश्नों से परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए थे। इकाई 3 जो है कि साहित्य शास्त्र, जिसको हम काव्य शास्त्र भी कहते हैं, इसमें काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन है। बाकी आपको प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत तैयार करना है, जिसमें रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य। इन संप्रदायों के कौन से आचार्य हैं, ये संप्रदाय किस सन में माने गए थे, इन संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण जो लाइनें हैं उनको तैयार करनी है। रस निष्पत्ति से प्रश्न पूछे गए हैं और साधारणीकरण से भी प्रश्न पूछे गए थे, तो आप इस पर भी फोकस कर लीजिएगा। बाकी काव्य गुण और काव्य दोष को काफ़ी अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इससे भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। प्लेटो के काव्य सिद्धांत को तैयार करना है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी और विरेचन सिद्धांत, जिससे काफ़ी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। इस यूनिट पे आपको अरस्तु और प्लेटो और बाकी ये रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, इन 3 पे काफ़ी फोकस करना है। बाकी वर्ड्सवर्थ की कौन सी रचना है, उनकी काव्य भाषा का क्या सिद्धांत है, कोलारिज की जो कल्पना और फैंटेसी सिद्धांत है वो किस प्रकार का सिद्धांत है, इसको पढ़ना है आपको। टी.एस. इलियट की निर्व्यक्तिकतावाद का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, आई.आर. रिचर्ड्स की मूल सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, काव्य भाषा सिद्धांत, इस पे फोकस करना है आपको। बाकी आप इसको एक बार देख लीजिएगा, कल्पना, प्रतीक और बिंब, इससे भी एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा हमें परीक्षा में। बाकी हम लोग देखेंगे उसके बाद अगली यूनिट, जिसकी है वैचारिक पृष्ठभूमि, जिसमें भारतीय नवजागरण, स्वाधीनता आंदोलन और वैचारिक पृष्ठभूमि, जिसमें ज़्यादा प्रश्न बनता है भारतीय नवजागरण से और वैचारिक पृष्ठभूमि से। हिंदी नवजागरण, जिसमें खड़ी बोली आंदोलन और फोर्ट विलियम कॉलेज है। भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, इस पर फोकस करना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। बाकी लोहिया दर्शन पे और मार्क्सवाद में मनोविश्लेषणवादी, उत्तर आधुनिकतावादी और अस्मिता मूलक विमर्श, और बाकी स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श पे। आजकल तो इन विषयों पर रहे हैं, काफ़ी छात्र पीएचडी कर रहे हैं, और मेरी पीएचडी भी जो हुई है वो स्त्री विमर्श पे ही हुई है। तो आजकल ये सब जो टॉपिक है काफ़ी ट्रेंडी है, तो इन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो उसमें आपको क्या क्या तैयार करना है, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिक और अस्मिता मूलक, स्त्री विमर्श और दलित विमर्श, ठीक है, इस पे ज़्यादा फोकस करना है आपको। अगली यूनिट देखेंगे जो कि हिंदी कविता से है, पृथ्वीराज रासो, रेवा तट, इससे संबंधित मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है। अगर आप उस वीडियो को अच्छे से देख लेते हो तो रेवा तट से संबंधित सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरिया, विद्यापति की पदावली, जिसके संपादक नरेंद्र झा हैं, उसको देखना है आपको। कबीर की हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो रचित रचना है उसको देखना है। जैसी को पढ़ना है, सूरदास को पढ़ना है, तुलसीदास को पढ़ना है, बिहारी को देखना है, घनानंद, मीरा के पदों को पढ़ना है आप लोगों को। आगे है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रिय प्रवास, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। और आप लोगों को ये भी साथ साथ में ध्यान रखना है कि जो रचनाएं हैं वो रचना किस सन में लिखी गई है और किस लेखक की है, ठीक है। जैसे कि अब परीक्षा में कई प्रश्न आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि प्रिय प्रवास कब लिखी गई थी, तो प्रिय प्रवास 1914 में लिखी गई थी, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती साकेत, जो भारत भारती है वो कब लिखी गई थी, तो भारत भारती 1912 में लिखी गई थी, साकेत 1931 में लिखी गई थी, ठीक है। बाकी जयशंकर प्रसाद की आंसू
आंसू जो है जयशंकर प्रसाद की 1924 में लिखी गई थी। कामायनी 1936 में लिखी गई थी, जिसका कामायनी का हमें 3 सर्ग पढ़ना है, श्रद्धा, लज्जा और ईडा। ठीक है, बाकी कामायनी में कितने सर्ग हैं आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, और सर्गों से भी क्रम दे देगा आपको परीक्षा में कि कामायनी में जो सर्गों का क्रम दे देगा और बोल देगा कि क्रम लगाने के लिए। ठीक है, तो आपको क्रम अच्छे से याद करना है कि निराला की जूही की कली जो कि 1916 में लिखी गई थी। आपके पाठ्यक्रम में जितनी भी रचनाएं शामिल है आपको उनके सन काफ़ी अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि परीक्षा में ज़्यादातर प्रश्न अब यूजीसी नेट में क्रम लगाने के लिए दे रहा है, तो आपको उनके सन काफ़ी अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे मुझे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जो भी रचनाएं शामिल है उनके क्रम मुझवानी याद है। मुझसे कोई कहीं से भी कोई क्रम पूछ देगा, किसी रचना का सन पूछ देगा, मैं आसानी से बता लूँगी, क्योंकि वो मुझे लगातार रिवीजन करने से आया है। ठीक है, तो आपको भी उसी प्रकार अपनी तैयारी करनी है। जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति जो कि 1935 में लिखा गया था, राम की शक्ति पूजा 1936 में लिखा गया था, कुकुर मुत्ता जो कि 1942 में लिखा गया था। ठीक है, इन सब पे आपको फोकस करना है। अब जैसे एक प्रश्न ये भी परीक्षा में पूछा गया था कि निराला की अपूर्ण रचना कौन सी है, तो उनकी जो चमेली उपन्यास है वो उनका अपूर्ण उपन्यास है। तो आपको इन प्रकार के तथ्यों को हमेशा दिमाग में रखना है। ठीक है, सुमित्रानंद पंत की रचनाओं को पढ़ना है, महादेवी वर्मा की ये सारी रचनाओं को आपको एक बार देखना है, क्योंकि इनसे प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। एक बार महादेवी वर्मा की रचना से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया था कि मैं नीर से भरी दुख की बदरी, ये पंक्ति किसकी है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये जो पंक्ति है ये महादेवी वर्मा की है। रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी का तृतीय अंक पढ़ना है, रश्मि रथी पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि रश्मि रथी किस सन में लिखा गया था। नागार्जुन की रचनाओं को देखना है आप लोगों को। ठीक है, नागार्जुन की रचनाओं में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अकाल और उसके बाद। ठीक है, इस पे फोकस काफ़ी अच्छे से करना है आप लोगों को। और बादल को घिरते देखा, इन दोनों से काफ़ी प्रश्न परीक्षा में 2 से 3 बार मुझे देखने को मिले, इन दोनों पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। फिर अज्ञे की रचनाओं पे फोकस करना है आपको, भवानी प्रसाद की रचनाओं को देखना है, मुक्ति बोध की रचनाओं को देखना है और धूमिल की रचनाओं को। बाकी देखिए, ऐसे परीक्षा में एक बार ये प्रश्न भी पूछा गया था कि मोचीराम जो कि 1972 ईस्वी में, जिसका प्रकाशन संसद से सड़क तक में हुआ था। ठीक है, तो प्रश्न ये बना था कि संसद से सड़क तक में धूमिल की कौन सी रचना शामिल है। तो संसद से सड़क तक में धूमिल की मोचीराम रचना शामिल है, जो कि 1972 ईस्वी में लिखा गया था। अब हम अगली इकाई देखेंगे जो कि उपन्यास से संबंधित है। ये जो इकाई है इससे परीक्षा में आपको 5 से 6 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। और प्रश्न किस प्रकार के होते हैं, उपन्यासों के नाम दे देंगे, उनका आपको क्रम लगाना होगा, या फिर पात्रों के नाम दे देंगे और पूछेंगे कि कॉलम मिलाना होगा कि ये पात्र किस उपन्यास के हैं। या फिर एक प्रश्न ये भी बनता है कि किसी उपन्यास की एक लाइन दे देंगे और पूछेंगे कि ये लाइन किस उपन्यास की है। ठीक है, इस टॉपिक से आपके ये 3 से 4 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक में आपको क्या तैयार करना है, मैंने इस यूनिट से संबंधित लगभग आधे से ज़्यादा वीडियोस बना के अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो परीक्षा में आपको प्रश्न इस टॉपिक से आराम से आप इजी वे में हल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने उपन्यास से संबंधित कई सारे वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, तो आप उन वीडियोज़ को देखिए, फिर परीक्षा में आपको इस यूनिट की ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप जाके एक बार मेरे चैनल पर उन वीडियोज़ को देख लीजिए। आइए तो हम लोग देखते हैं इस यूनिट को। पंडित गौरी दत्त का जो उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, कब लिखा गया था, 1870 ईस्वी में। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में। गोदान 1936 में आपको पढ़ना है। आगे की शेखर जूनी से संबंधित भी मैंने वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड किया है, जो कि 2 भाग में प्रकाशित हुआ है। प्रथम जो भाग है वो 1941 में प्रकाशित हुआ है, द्वितीय भाग 1944 में प्रकाशित हुआ है। हरिहर प्रसाद द्विवेदी की बाण भट्ट की आत्मकथा जो कि 1946 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, जो कि 1946 में प्रकाशित हुआ था। और इसका जो नवीन प्रकाशन हुआ है वो हुआ है 1 सितंबर 2010 में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, तो आपको इन सब तथ्यों को भी काफ़ी अच्छे से याद रखना है कि इसका नवीन प्रकाशन कब हुआ है और किसी उपन्यास का पुनः प्रकाशन कब हुआ है। आगे हम देखेंगे फणीश्वरनाथ रेणु की रचना मैला आंचल, इसका प्रकाशन कब हुआ है आपको ये भी याद रखना है। झूठा सच, इसका प्रकाशन कब हुआ है। अमृतलाल नागर का झूठा सच से संबंधित भी मैंने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया है। अमृतलाल नागर का उपन्यास मानस का हंस, भीष्म साहनी का तमस जो कि 1973 ईस्वी में लिखा गया था। और वहीं देखिए जो कि अमृतलाल नागर का जो मानस का हंस है वो गोस्वामी तुलसीदास इस उपन्यास से काफ़ी प्रमुख पात्र हैं। और तमस उपन्यास में भीष्म साहनी को 1975 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इस प्रकार के तथ्यों को आपको हमेशा कंठस्थ रखना है, इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। फिर श्री लाला शुक्ल के राग दरबारी कब लिखा गया था, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था,
कृष्णा सोबती के ज़िंदगी नामा पे कब साहित्य अकादमी मिला था? तो कृष्णा सोबती के ज़िंदगी नामा पे 1980 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मनु भंडारी का उपन्यास आपका बंटी, जिसका प्रकाशन हुआ था 1971 ईस्वी। यूजीसी नेट 2019 के परीक्षा में एक प्रश्न पूछा था कि इनमें से कौन सा उपन्यास बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है, ठीक है। और उसमें जो ऑप्शन दिया था उसमें था आपका बंटी। तो आपका बंटी जो उपन्यास है वो बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित उपन्यास है, ठीक है, मनु भंडारी का। आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है। जगदीश चंद्र का धरती धन अपना अपना, ठीक है, जो कि 1972 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1972 ईस्वी में, ठीक है। पंजाब के जाट जीवन पर केंद्रित है। अब अगली कहानी देखेंगे जिसमें हिंदी की कहानियाँ हैं। राजन बाला घोष बंग महिला जिनको हम कहते हैं, इनकी जो रचना चंद्रदेश से मेरी बात, दुलाई वाली से संबंधित कहानी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है। माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इसकी भी कहानी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है। दुलाई वाला जो कि 1907 ईस्वी में लिखा गया था। चंद्रदेश से मेरी बात जो कि 1904 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक है। राही, इसकी भी कहानी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान की है। प्रेमचंद की ईदगाह, दुनिया का एक अनमोल रत्न, इससे संबंधित कहानी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है। राधिका रमण प्रसाद सिंह, कानों में कंगना, जो कि 1912 ईस्वी में लिखा गया था। चंद्र शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, 1915 ईस्वी में। काफ़ी मार्मिक कहानी, इस कहानी को आपको ज़रूर एक बार पढ़ना चाहिए। इस कहानी से भी प्रश्न परीक्षा में ज़रूर एक देखने को मिलता है। तो उसने कहा को आपको एक बार विस्तृत पढ़ना चाहिए। बाकी उसने कहा से संबंधित कहानी से संबंधित मैंने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है। अगर आप उसको भी पढ़ लेते हैं तो इस परीक्षा के सारे प्रश्न आप आराम से हल कर लेंगे। जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप, जो कि 1929 में लिखा गया था। जैनेन का अपना अपना भाग्य 1931 में लिखा गया था। आगे देखेंगे परशुनाथ रेणु की तीसरी कलम, लाल पान की बेगम, अज्ञे की कहानी, गैगरीन, शेखर जोशी का कोसी का घटवार, भीष्म सानी का अमृतसर आ गया है 1971 में। चीफ की दावत भीष्म सानी की काफ़ी मार्मिक कहानी है, जिसमें एक बूढ़ी माँ की दशा को दिखाया गया है कि किस प्रकार एक माता पिता अपने बच्चों के लिए पूरा जीवन संघर्ष करते हैं, पर बच्चे जब किसी एक जगह सेटल हो जाते हैं तो किस प्रकार अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनकी कदर नहीं करते। इस प्रकार इस कहानी में चित्रण किया गया है। कृष्णा सोबती का उपन्यास सिक्का बदल गया, जो कि भारत विभाजन पर आधारित है। हरिशंकर परसाई का इंस्पेक्टर माता दीन, जो कि सरकारी दफ्तरों पे कटाक्ष किया गया है, जिसमें ज्ञान रंजन का पिता, यह भी एक वृद्ध विमर्श पर आधारित कहानी है। पिता कहानी भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, उसको भी आप जाके एक बार देख लीजिए। कमलेश्वर की राजा निर्बंसिया और निर्मल वर्मा की परिंदे, जो कि 1960 ईस्वी में लिखी गई थी, ये भी काफ़ी अच्छी कहानी है। जो परिंदे कहानी है वो लतिका के जीवन पर आधारित कहानी है। ये कहानी भी काफ़ी अच्छी है, रोमांटिक शैली में लिखी गई है। इस कहानी से संबंधित भी मैंने अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड किए हैं। आगे देखेंगे हम लोग अगली इकाई, जिसमें हिंदी नाटक है। इसमें भारतेंदु की अंधेर नगरी, ठीक है, भारतेंदु की अंधेर नगरी है। जयशंकर प्रसाद की चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, ठीक है। अब इसमें परीक्षा में ये प्रश्न बन जाता है कि चंद्रगुप्त कब लिखा गया था, तो 1931 में, स्कंदगुप्त 1928 में, ध्रुव स्वामी 1933 में। तो इस प्रकार आपको सारे सन याद होने चाहिए। धर्मी भारती का अंधा युग 1955 में, लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली 1934 में, मोहन राकेश का आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, हाबिब तनवीर का आगरा बाजार, जो कि हम लोगों ने बीए के सिलेबस में काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा। सुरेश्वर दयाल की बकरी नाटक, शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, जो कि ये कहानी दो प्रकार से चलती है, एक भविष्य काल में चलती है और एक वर्तमान काल में चलती है। इस कहानी से भी प्रश्न परीक्षा में 2 बार पूछा गया है, तो ये कहानी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक और द्रोणाचार्य, ठीक है। उपेंद्र नाथ अशक की अंजो दीदी, एक ऐसी लड़की की कहानी है जो समय की काफ़ी पाबंद होती है, और उसकी समय की जो पाबंदी की जो आदत होती है वो उसके जीवन को पूरी तरह से तहस नहस कर देती है। इसमें इस कहानी का चित्रण किया गया है। मनु भंडारी का महाभोज, ठीक है। अब आगे हम लोग अगली इकाई देखेंगे, हिंदी निबंध। हिंदी निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र की दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्ष वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र की शिव मूर्ति, बालकृष्ण भट्ट की स्वयंभू की चिट्ठी, रामचंद्र शुक्ल की कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाखून क्यों बढ़ती है, विद्यानिवास मिश्र के मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह का मजदूर और प्रेमी, कुबेरनाथ राय का उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय का उठ जाग मुसाफिर, नामवर सिंह की संस्कृत और सौंदर्य। ये सारे निबंधों को आपको एक बार देखना होगा, पढ़ना होगा। आगे हम देखेंगे आत्मकथा और जीवनी, ठीक है। आत्मकथा और जीवनी जो है ये हमारी लास्ट यूनिट है। अब हम लोग देखेंगे आत्मकथा और जीवनी, जिसमें राम विश्व बेनीपुरी की माटी की मूरत है,
ठीक है। और महादेवी वर्मा का ठकुरी बाबा है। तुलसीराम जो कि जिनकी रचना है मुर्दैया। शिवरानी देवी जो कि प्रेमचंद की पत्नी होती हैं, उनकी रचना है प्रेमचंद घर में। मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी। विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा। हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद, तो काफ़ी अच्छी रचना है ये। रमणिका गुप्ता की आफूदरी। हरिशंकर परसाई की भोला राम का जीव। कृष्ण चंद्र का जामुन का पेड़। दिनकर की संस्कृत के 4 अध्याय। मुक्तिबोध के लेखक की डायरी। और राहुल संस्कृत्यान की मेरी तिब्बत की यात्रा। और अज्ञे की जो है अरे यायावर रहेगा याद। ठीक है। अब आपको न इन्हीं सारी रचनाओं को अच्छे से पढ़ना है और काफ़ी अच्छे से तैयार करना है। मैंने बता दिया है कि आपको इनमें किस किस यूनिट पे काफ़ी फोकस करना है। और बाकी जो उपन्यास, निबंध, कहानी है, उससे संबंधित वीडियोस मैं अपने चैनल पे लगातार अपलोड करती रहूँगी। अगर आप उन वीडियोस को भी लगातार देख लेते हैं तो आप जो इकाई 7, 8, 9, 10 आराम से तैयार कर सकते हैं उन वीडियोस को देख के। बाकी जो पहली इकाई, द्वितीय इकाई और तृतीय इकाई है, इन सब इकाइयों से धीरे धीरे अगर आप लोगों को मटेरियल नहीं मिलता है और किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप मुझे बताइए, मैं आप लोगों को फ्री PDF प्रोवाइड करवाऊँगी। ठीक है। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा डिस्कशन किया गया ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार होगा। और किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप मुझे बताएं। थैंक यू।